गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मध्य प्रदेश की विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो एमपीपीएससी की हों, चाहे व्यापम से निकलने वाली परीक्षा हों, उनके संबंध में पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से पिछले 3-4 साल से मध्य प्रदेश में युवाओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुझे याद है, मुझे लगता है कि 2017 में एक बड़ी भर्ती परीक्षा शायद से पटवारी की हुई थी, जिससे 6-7-8 हज़ार लोगों को रोज़गार मिला था। उसके बाद से कोई ऐसी भर्ती परीक्षा मध्य प्रदेश में आयोजित नहीं हुई, लगभग 4 साल होने को हैं। हाँ, बीच में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट ज़रूर हुआ, ग्रेड 1 लेक्चरर के लिए और ग्रेड 2 के लिए, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाई। तो 18 का जो ये एग्ज़ाम था, 18 के बाद 19, 20, 21 लगभग 3 साल इसको हो गए, इनकी भी अभी तक नियुक्तियाँ नहीं हो पाई, ये भी अलग बीच में लटकी हैं। कुछ अन्य नियुक्तियाँ भी हैं, जैसे कि स्किल डिपार्टमेंट में था, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो IIM इंदौर ने जिसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे, उनकी भी नियुक्तियाँ नहीं हो पाई। तो यहाँ और बीच में ये कोरोना आया, जिसमें कोरोना के कारण भी बहुत से लोगों की नौकरियाँ गईं, जो विभिन्न प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, तो वो बेरोज़गार हुए। दूसरी ओर जिनको नौकरियां मिलनी थी वो नौकरियां नहीं मिली, और तीसरी ये कि जो नौकरियां निकालनी थी गवर्नमेंट को वो भी नहीं निकाली। तो इस तरह से एक ऐसा बेरोज़गारी का चक्रव्यूह पूरे प्रदेश में, इसमें इसकी सबसे बड़ी अगर दोषी कहा जाए तो गवर्नमेंट ही है, चाहे वो पिछली वाली गवर्नमेंट हो, तो जो 2018 में आई थी कमलनाथ सरकार, क्योंकि उन्होंने भी 15-16 महीने में कोई बहुत बड़ा सौगात युवाओं को रोज़गार की नहीं दी थी। कोई भर्ती परीक्षा चालू नहीं हुई थी, केवल 2019 का जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम या 2019 के एमपीपीएससी का शायद एडवर्टीज़मेंट ही उन्होंने ओपन किया था। बाकी कोई भी सिंगल भर्ती उन्होंने नहीं निकाली 15 महीने के शासनकाल में। इधर कोरोना के बाद जो कोरोना बीच में ही आया और ये जो सरकार गिर गई इनकी, कमलनाथ जी की, उसके बाद शिवराज सिंह आए। शिवराज सिंह तो चूँकि पहले से ही मन बनाए हुए थे कि वो 2017 से कोई नौकरी नहीं दे रहे थे। 2018 में वो भर्ती जो शिक्षकों के लिए निकाली थी, वो भी चुनाव के एन मौके पर निकाली गई और चुनाव का फ़ायदा देखने के लिए निकाली गई थी। चुनाव में चूँकि वो हार गए, तो उसके बाद भी अभी फिर से ये सरकार गिरा के वो फिर मुख्यमंत्री बने, तो कोई भर्ती प्रक्रिया फिर से उन्होंने अभी तक चालू नहीं की। अब एक स्थिति ये है कि और इसी बीच में ये ओबीसी मैटर भी ये आ गया। ओबीसी मैटर तो इनके लिए एक ऐसा, वो कहते हैं ना, टॉनिक का काम कर गया। ये चाहते ही थे कि कोई भर्ती प्रक्रिया ना निकालें, इनका पूरा उद्देश्य यही रहा। ये सोच के ये आए थे, जिस तरह से ये इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान सोच कर आए थे कि अब हमें भर्ती प्रक्रिया कोई अभी बीच में नहीं करेंगे, और जब हमारा इलेक्शन आएगा 2023 में, 2023 में जब हम इलेक्शन में जाएंगे, तब उससे पहले कुछ भर्तियां कर देंगे और हम फिर दिखाने को होगा कि हमने ऐसी भर्तियां की हैं। अमूमन ऐसा ही अगर देखा जाए तो ऐसा ही हो रहा है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, बीजेपी का एक इस तरह की आइडियोलॉजी उन्होंने बनाई है, इस तरह का सेटअप उन्होंने क्रिएट किया है। एनडीए की जहाँ गवर्नमेंट हो या बीजेपी की आप जहाँ गवर्नमेंट हो, वहाँ देखेंगे कि इस तरह का एक उन्होंने सेटअप पूरा बनाया हुआ है। चाहे आप यूपी में देख लें, उत्तराखंड में भी अगर देखेंगे, उत्तराखंड में 3-4-5 साल में कोई भर्तियां नहीं हुई है, लेकिन इवन स्टेट गवर्नमेंट में जो स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे उत्तराखंड सर्विसेज, उत्तराखंड पीएससी का, वो भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, अभी उन्होंने भर्ती निकाली है। ऐसे ही अब गुजरात में देखें तो गुजरात में तो हालत बहुत ख़राब है। गुजरात में अगर वास्तविकता देखी जाए तो गुजरात में स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियां ना के बराबर निकलती हैं। चूँकि गुजरात में एक अलग तरह का एक सोसाइटी का कल्चर है, जहाँ वहाँ बिजनेस में लोग जो शहरों की तरफ हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इतना इस तरह का एक माहौल सरकारी नौकरी की तरफ कम दिखाई देता है। लेकिन अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, जहाँ सरकारी नौकरी ही एक बहुत बड़ा रोज़गार का साधन होता है और एक लाखों प्रतियोगी उन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी इस तरह का जो आइडियोलॉजी एक क्रिएट की है ये बीजेपी की सरकारों ने, एनडीए सरकारों ने, वास्तविकता में ये बहुत पीड़ादायक है युवाओं के लिए, जो अपना लाखों रुपए खर्च करते हैं और अपना बहुमूल्य समय
इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं करते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही देखें, मध्य प्रदेश में 2010 में लास्ट 2010 या 11 में लास्ट भर्ती परीक्षा हुई थी शिक्षकों के लिए। अब देखें, अगर 10-11 साल हो गए, पिछले 10-11 सालों में मध्य प्रदेश में एक सिंगल रिक्रूटमेंट टीचर्स के लिए नहीं हुआ है। और इधर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े फांकते हैं। भाई कल परसों ही उन्होंने देखा कि किस तरह से टीचर्स की क्वालिटी और फलाना ढिमका पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। गुणवत्ता, जब आप शिक्षकों की भर्ती ही नहीं करेंगे, लाखों शिक्षकों के पद खाली हैं स्कूलों में, उसके बावजूद भी आप शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहे हैं। 3-4 साल तक उनको लटकाया जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है, इनको लगता है कि हमें ज़्यादा फंड या ज़्यादा व्यय, जो सरकार का व्यय, एक जो वित्त है, वो हमें इनकी सैलरी पर देना पड़ेगा। बस इसका सबसे बड़ा कारण यही है। इन नेताओं को ये लगता है, इनके दिमाग में ऐसा कचड़ा भरा हुआ है, मैं कचड़ा हूँ, ये इनके दिमाग में ऐसा कचड़ा भर चुका है कि इनको ऐसा लगता है कि इनको हम अगर सैलरी देंगे तो ये सैलरी देना वाजिब नहीं है। और इधर ये बातें करती हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, तो कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ज़्यादा है, विरोधाभासी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं। कुल मिला के बात अगर देखा जाए, सार यही है कि इन्हें सरकारी नौकरी देना अब ये कम चाह रहे हैं, नहीं चाहते कि सरकारी नौकरी युवाओं को मिले। मतलब यही है कि 4 साल बेवकूफ़ बनाओ, लास्ट के 1 साल में नौकरी निकालो और बस बेवकूफ़ बनाते रहो। अगर अब देखा जाए स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम में, MPPSC में भी, तो MPPSC यार कितने लोगों को नौकरी दे देगा, मुझे बताइए आप। 200-250 लोगों को आप नौकरी निकालते हैं उसमें, और यहाँ लाखों लोगों में, लाखों की संख्या में लोग बेरोज़गार बैठे हैं। तो कितने लोगों को एक रोज़गार मिल पाता है, ना के बराबर। अगर आप वास्तविकता में रोज़गार देना चाहते हैं तो टीचर्स की भर्तियां हैं, सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, कांस्टेबल की भर्ती है, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, और भी है, राजस्व में पटवारी की भर्ती है। अगर इस तरह से और भर्ती निकालेंगे तो निश्चित तौर पर रोज़गार मिलेगा। और दूसरी बात, पद भी खाली है, लेकिन इनकी मंशा नहीं है, ऐसा कोई इनकी इच्छाएं नहीं है कि लोगों को रोज़गार मिले। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि इनको लगता है कि वित्त हमारा खर्च होगा, हमारा जो पैसा है वो सैलरियों पर जाएगा। बस सबसे बड़ी बात एक यही होता है और कुछ नहीं है, इनकी मंशा नहीं होती है। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको यही करूँगा कि देखिए, भर्ती परीक्षा निश्चित तौर पर कम हुई हैं, होगी, लेकिन होगी तो जैसे ये बोल रहे हैं 2022 में तो कराएंगे ही, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है 2023 का। तो निश्चित आप अपनी तैयारी को जारी रखें, लेकिन आवाज़ ज़रूर उठाएं। जिस भी मंच से, जिस भी तरीके से आप आवाज़ उठा सकते हैं, आवाज़ ज़रूर उठाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर ये हमारे जीवन के खिलाफ, हमारे पूरी व्यवस्था, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए दुखदायी होगा। क्योंकि अगर आप सिविल सर्विसेज को ही नौकरी मान रहे हैं, कि मान लीजिए कि आपने, भाई चाहे UPSC के संदर्भ में देख लें, UPSC में आपने 600-700 लोगों को नौकरी दे दी, तो ये करोड़ों, 130-135 करोड़ की आबादी में आप अगर UPSC को ही नौकरी मान रहे हैं कि UPSC से हमने 800-900 लोगों को नौकरियां दे दी तो वो नौकरी होंगी, तो वास्तविकता में ये बहुत दुखदायी और पीड़ादायक स्थिति होती है। SSC में भी नौकरियां लगातार कम हुई हैं। बैंकिंग सिस्टम में आप देखें, IBPS से जहां 2014 से पहले की स्थिति देखें, 15-16 हज़ार या 25-30 40-40 हज़ार तक वैकेंसियाँ आती थीं, आज वो 2,000-3,000 हज़ार पर सिमट गई हैं। SSC में भी यही हाल है। रेलवे के ग्रुप D के एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं कराए हैं। 2019 में ये एग्ज़ाम के लिए एडवर्टीज़मेंट आया था और आज 2021 हो गया है। तो देखिए, सारी स्थितियाँ वही हैं कि कुल मिला के इनकी जो आइडियोलॉजी है, गवर्नमेंट नौकरी देना ही नहीं चाहते हैं। और एक बहुत बड़ा वर्ग उत्तर भारत में, तो एक बहुत बड़ा उत्तर भारत क्या, या जो पूरे देश में ही जो निम्न मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र का, ग्रामीण अंचल का जो युवा होता है, वो इन नौकरियों के लिए प्रयास करता है। क्योंकि इन लोगों के, किसी भी व्यक्ति के लिए भारत जैसे समाज में, भारत जैसे देश में आसान नहीं होता है बिजनेस करना, जिस तरह से परिस्थितियाँ हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण प्रवेश के लिए। तो ये इन लोगों के जीवन स्तर को उठाने में एक टॉनिक की तरह काम करती हैं। लेकिन सरकारों का जिस तरह से रवैया है वो बहुत बहुत चिंताजनक है।
तो इस स्थिति में मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी को जारी रखें, कंटिन्यू करें, कि एग्ज़ाम तो ये कराएंगे, लेकिन हाँ, आवाज़ ज़रूर उठाएं। सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से आवाज़ उठाइए, लेटर लिखिए, आप फिजिकली अगर कोई मूवमेंट कर सकते हैं वो करिए, जिस भी स्तर से आप आवाज़ उठा सकते हैं उठाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपके लिए, यही पूरा, क्योंकि ये सिस्टम ही देखिए इनसे ही चलता है, अगर ये सरकारी नौकरियां ही सिस्टम बनाती हैं, और ये सबसे जो बैकबोन होती हैं वो इस डेमोक्रेसी की यही होती हैं, मैं तो यही कहूँगा। अब भारत में यही तो दुखदाई स्थिति है कि टीचिंग जैसे जो बेस होता है सोसाइटी का, उसको ही इन्होंने ख़त्म कर दिया। इंडिया में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर खाली हैं तो टीचिंग में है, शिक्षा के क्षेत्र में खाली हैं, लेकिन चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे स्कूली एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन की हालत तो मध्य प्रदेश में अति भयानक है। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में लगभग 10 से 15 हज़ार पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की खाली हैं। इन्होंने पिछले 20 साल में अगर देखें, पिछले 20 और 30 तो मात्र 2017 में एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें भी लाखों, उसमें भी 20 से 25 या मुझे कहूँ 50 के आसपास अमेंडमेंट हुए, और बड़ी मुश्किल से उन असिस्टेंट प्रोफेसर को ज्वाइनिंग मिल पाई थी। तो ये बहुत दुखदाई स्थितियाँ हैं, ऐसी परिस्थितियाँ हैं, इनके बीच किसी युवा को या फिर 30-32-35 साल के या 25 से 30-35 साल के युवा को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ जाए, कैसे करे, कैसे अपना जीवन यापन करे, किस तरह से अपने परिवार के खर्चों को उठाए। बहुत दुखदाई परिस्थितियाँ होती हैं, बहुत पीड़ा होती है, लेकिन इन सब के बावजूद आगे बढ़ते रहना है, पढ़ना है और एक उचित मन से आवाज़ उठाना है। और दूसरी बात ये है कि जैसे आज का ही देखा जाए, आज ओबीसी केस की सुनवाई थी। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर यही है कि बात देखिए, गुमराह करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, जो प्रेशर ग्रुप क्रिएट करके भोले भाले युवाओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की परिस्थितियाँ, चाहे कांग्रेस ने भी कोई बहुत अच्छे काम नहीं किए थे कि भाई 27%, अगर आप इतने ही हिमायती थे ओबीसी समुदाय के, तो फिर आपने 27% आरक्षण करने के तुरंत बाद नौकरियाँ क्यों नहीं निकाली। लेकिन नहीं, हमें केवल हमें दिखाना है कि हमने आपको आरक्षण के लिए प्रयास किया, लेकिन नौकरी नहीं देंगे। कुल मिला के वो उलझाने वाली बातें करना और बेवकूफ़ बनाने वाली षड्यंत्रकारी परिस्थितियाँ निर्मित करना है। तो आज भी उसको 7 अक्टूबर को उस केस को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब देखिए, जो भी हो परिस्थितियाँ, बस यही है कि आप पढ़ते रहें, प्रयास करते रहें, अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपने प्रयासों में ईमानदारी रखें, सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। और एग्ज़ाम भी होंगे, एग्ज़ाम भी कंडक्ट होंगे, बस यह है कि आवाज़ ज़रूर उठाए। जो एग्ज़ाम हर वर्ष होना चाहिए, चाहे वो शिक्षकों के हों, भाई देखिए, नेताओं के और अधिकारियों जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनके इसमें भी किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये देखिए, आईएएस हर कैटेगरी में, हर वर्ग में, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, ओबीसी समुदाय से हो, हर वर्ग में अमीर और गरीब का एक क्लासिफिकेशन हो गया है। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। लेकिन नेता इस चीज़ को इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, इसको नहीं दिखाएंगे कि एक नेता है, जो सांसद है, वो आरक्षण का लाभ लेके लगातार मंत्री बनता जाता है, कंटिन्यू मंत्री, विधायक, जो भी है, सांसद आता है, लेकिन वो आरक्षण नहीं छोड़ना चाहता अपने ही उन भाइयों, अपने ही समुदाय के उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, जो उस आरक्षण का फ़ायदा लेकर आगे बढ़ सकें। ऐसे ही अगर सवर्ण समुदाय में देखा जाए तो सवर्ण समाज के जो मंत्री, विधायक, नेता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और जो बेचारा गरीब है वो गरीब ही है, क्योंकि उसको वो परिस्थितियाँ ही नहीं मिल पाती जिससे वो आगे बढ़ जा पाए। वो उतने रिसोर्सेज ही नहीं अपनी जुटा पाता कि वो आगे बढ़ पाए। तो कुल मिला के ये है कि इस सिस्टम ऐसा बन गया है कि यहाँ दो ही लोग इस सामाजिक व्यवस्था में रह गए हैं, एक गरीब है और एक अमीर है। अमीर चाहे किसी भी समुदाय, वर्ग, जाति का हो, वो आगे बढ़ रहा है, और गरीब किसी भी जाति, समुदाय, वर्ग का हो,
वो नीचे ही है, उसको बड़े संघर्ष अपने जीवन में करने पड़ रहे हैं। तो अपनी इन बातों को समझिए, जाति धर्म समुदाय के आधार पर कभी भी लड़ाई मत कीजिए, आपस में वैमनस्यता पैदा मत कीजिए, नेताओं की बातों में मत आइए, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने हित की बात करते हैं, जनता के हितों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। मैं यही कहूँगा, मैं बार बार आपसे यही कहूँगा, निवेदन करूँगा कि आपस में संगठित रहिए, कभी भी इनकी बातों में आकर आपस में मत झगड़िए, और जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी करते रहिए, ईमानदारी से अपने प्रयासों को करिए। देर सवेर एग्ज़ाम तो होगा ही। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।